हाँ स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून बेटा। देखिए लास्ट क्लास में हमने कुछ सांद्रता वांद्रता से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट पढ़े थे और उसके बाद में फिर कोलराउस नियम के बारे में डिस्कशन किया था ना। कोलराउस नियम कंप्लीट कर लिया था और कोलराउस नियम के अनुप्रयोग भी हमने लास्ट क्लास में किए थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट नियम है, उसको अच्छे से कर लीजिएगा। अब आगे डिस्कस करते बेटा हम कंडक्टिविटी फाइंड करने का तरीका क्या होता है। कंडक्टिविटी क्या होती है पता है ना? देखो एक तो था कंडक्टेंस, चालकत्व, और कंडक्टिविटी क्या होती है? चालकता, है ना। तो चालकता को निकालने का तरीका क्या होता है, इस चीज को आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो हेडिंग डालिए आयनिक विलयन की चालकता ज्ञात करना। आयनिक विलयन की चालकता ज्ञात करना। आयनिक विलयन की चालकता ज्ञात करना। ओके, देखो नॉर्मली हम बात करें ना चालकता कैसे निकाली जाती है, तो इसके लिए क्या है ना बेटा, आप ये फॉर्मूला तो सब जानते हो, R बराबर रो L अपॉन A, सबको पता है ना, L बाई A, सही है। अच्छा, अब मैं इसको ऐसा करता हूँ क्योंकि मुझे बात करनी है चालकता की। चालकता जो व्युत्क्रम होता है वो होता है प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम, है ना। ठीक है, तो अगर मैं इसको कन्वर्ट कर लूँ बेटा, इस रो को इधर ले आता हूँ तो 1 अपॉन रो हो जाएगा, R को इक्वल के उधर ले जाता हूँ तो 1 अपॉन R हो जाएगा, और L बाई A में कोई चेंज नहीं किया मैंने, सही है। 1 बाई रो होती है प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम जो होता है उसी को क्या कहते हैं हम? चालकता, दैट मीन्स कंडक्टिविटी, सही है ना। ठीक है, रजिस्टिविटी का जो अपोजिट होता है उसी को क्या बोलते हैं बेटा? कंडक्टिविटी ना। तो प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम कहलाता है चालकता, जिसको K से रिप्रेजेंट करते हैं, सही बात है। और 1 अपॉन, अच्छा मैं इसको वैसे चालकत्व लिख देते हैं इसको ना जी, है ना। अभी मैं इसको ऐसे रखना हूँ, मतलब मुझे क्या है ना एग्जैक्टली K की वैल्यू निकालनी है, तो K की वैल्यू के लिए मैं इस फॉर्मूले को यूज करना चाह रहा हूँ। क्या निकालना है आपको? चालकता का मान, मतलब K का मान। ये बात समझ में आई? L है, A है और R है, ठीक है। अब देखो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक सिस्टम बिठाते हैं जिसमें पूरा का पूरा आयनिक विलयन लेना पड़ेगा, सही है। आयनिक विलयन होगा, अब आयनिक विलयन को ध्यान से देखेगा, ये कुछ इस टाइप से रहेगा। इसमें दो तो इलेक्ट्रोड रहेंगे, दो तो क्या रहेंगे भाई? इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो दो तो इलेक्ट्रोड लगाने यहाँ, एक इलेक्ट्रोड ये रहा, ये दूसरा इलेक्ट्रोड ये रहा, ठीक। अच्छा, इसके अंदर कोई सॉल्यूशन भरा हुआ होगा, उसी विलयन के लिए तो हमें चालकता ज्ञात करनी है। जिस विलयन की आपको चालकता ज्ञात करनी है ना, उसको इस तरीके से भर दीजिए, उसके अंदर दो इलेक्ट्रोड लगा दीजिए। नॉर्मली हम प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड यूज लेते हैं, ठीक है, अक्रिय होते हैं थोड़े। ये बात समझ में आई? अच्छा, अब क्या करते हैं बेटा, इसके अंदर दोनों के दोनों इलेक्ट्रोड हो गए। ये जो जिस विलयन की आपको चालकता निकालनी है उस विलयन को भर दिया, जिसको हम विद्युत अपघट्य बोलते हैं, है ना। इसको क्या बोलते हैं हम? विद्युत अपघट्य। और विद्युत अपघट्य के रूप में हम उसी को भरेंगे जो ये आयनिक विलयन है ना आपको जिसके लिए ज्ञात करनी है, ये वही आयनिक विलयन है, सही याद है। उसी आयनिक विलयन के लिए बात कर रहे हैं, उसी के विद्युत अपघट्य को ले लिया है ना, प्लेटिनम के ये हमने इलेक्ट्रोड लिए। यहाँ तक का कॉन्सेप्ट तो समझ में आ रहा होगा आपको। अब इसकी चालकता को कैसे निकालते हैं ना, तो देखो इसके लिए हम यूज करते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज, है ना, व्हीटस्टोन सेतु बोलते हैं उसको, है ना। ठीक है, व्हीटस्टोन सेतु का उपयोग करते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। उसमें क्या पढ़ा था हमने? कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट होता है बेटा, एक पॉइंट से दो इलेक्ट्रोड लगे रहते हैं, ठीक है। ऐसे इसके दूसरे पॉइंट के साथ में फिर इलेक्ट्रोड लगे रहते हैं, मतलब ये रेजिस्टेंस, प्रतिरोध, है ना, एक इधर भी लगा रहेगा। अब हम क्या करते हैं बेटा, इसमें थोड़ा सा चेंज करते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, जैसे इसको मैंने नाम दे दिया R1 प्रतिरोध, इधर मान लेता हूँ जो भी होगा वो कौन सा होगा? R2, मैंने अभी छोड़ा है उसको बताऊंगा ना। इधर ले लिया R3, इधर ले लिया R4, सही है। इन दोनों पॉइंट्स को बीच में गैल्वेनोमीटर से ऐड कर देते हैं, जो इसके विक्षेप को दर्शाता है।
बाकी कुंजी उंजी से अपना कोई लेना देना है नहीं कि बर्तन चालू करो बंद करो, ठीक है। और यहाँ एक कोई बैटरी सोर्स ऐड करते हैं। अब जब आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा ना व्हीट स्टोन, तो उसमें क्या था बेटा, यहाँ पर आप यूज करते थे डीसी, डायरेक्ट करंट, यानी कि कोई बैटरी यूज करते थे इस टाइप से, और ये देता है एक फिक्स करंट। बैटरी, इससे जो भी करंट फ्लो होगा वो कंटिन्यूसली फिक्स रहेगा, है ना, डीसी बोलते हैं ना उसको, ठीक है। इसकी जो सप्लाई जाती है बैटरी से वो कैसे जाती है, डीसी, है ना। लेकिन दिक्कत क्या है ना बेटा, अगर हम जिस सॉल्यूशन के लिए निकालना चाह रहे हैं ना, इसको एक अलग से सेल बनाते हैं, इसके दोनों इलेक्ट्रोड निकालेंगे अभी, उस इलेक्ट्रोड को लाके दोनों इन एरिया को इसमें कनेक्ट कर देंगे, एक को इधर और दूसरे को इस तरफ। तो इसको मैं अलग से बताऊंगा, तो इसलिए मैं इसको इस तरीके से बना रहा हूँ, ये समझ जाना आप, ये वाला ये है, ये पूरा कॉन्सेप्ट, इसके दोनों वायर को इस तरीके से दोनों इलेक्ट्रोड से हम ऐड कर देंगे जिस विलेन के लिए आपको निकालना है ना। हालांकि उसको ऐसे कैसे पूरा बना के नहीं दिखाना है, उसको अलग बनाएंगे हम, ठीक है। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। इस रेजिस्टेंस को है ना जो R1 को, इसको मैं रखूंगा वेरिएबल, यानी कि इसका प्रतिरोध मैं चेंज कर सकता हूँ। इन केस अगर आपने फिजिक्स की लैब में देखा होगा तो एक वो धारा नियंत्रक टाइप में आता है, जिस क्या करता है वो, उसमें एक स्लाइडिंग वाला होता है कि नहीं, वो क्या करते हैं, उसको जब स्लाइड करते हो ना आप, तो उससे कम ज़्यादा हो जाता है, सही है। एग्जैक्टली क्या होता है ना, उसमें प्रतिरोध का मान चेंज करते हैं हम। अब ऐसे उसको छोड़ो, अभी यहाँ ना, मतलब ऐसा कुछ प्रतिरोध है जिसकी एक रेंज होती है, जैसे मान लो मैं कह देता हूँ 1 ओम से 50 ओम या 20 ओम 10 ओम जो भी मानना चाहो, मतलब मैं 1 से लेकर 10 तक उसको वेरी कर सकता हूँ, चेंज कर सकता हूँ, फिक्स रेजिस्टेंस नहीं है। और ये जो R3 और R4 ये फिक्स रेजिस्टेंस है ना, इनका मान हमेशा फिक्स रहेगा, जितने भी हमने जोड़े होंगे वो जोड़ दिए। समझ में आ गई। फिक्स रेजिस्टेंस आपने देखे होंगे जो 4-5 कलर का वो होता है ना, इस तरीके से होता है, बीच में इस तरीके से 5 कलर के उस पर लगे रहते हैं, सही नहीं है। 4 कलर अलग रहता है, एक गोल्डन सिल्वर कलर एक अलग रहता है। आपने प्रतिरोध का मान निकालना भी सीखा होगा फिजिक्स में, नहीं सीखोगे तो अभी सीख लोगे शायद, है ना, ठीक है। तो ये प्रतिरोध का मान इस तरीके से निकाला जाता है, ये फिक्स रेजिस्टेंस होता है, ये कहीं भी मिल जाएगा आपको, ये तो चीज़ जो आप नॉर्मल देख रखी होगी आप सबने, ठीक। तो हम क्या कर रहे हैं बेटा, ये दोनों फिक्स रेजिस्टेंस है और ये वेरिएबल है, इसका चेंज करेंगे और इस जगह इसको जोड़ते हैं, जिस विलियन के लिए आपको निकालनी है ना चालकता, उसको जोड़ देते हैं यहाँ, ठीक है। यहाँ तक का कॉन्सेप्ट समझ में आया। अब मैं क्या कह रहा हूँ, पहली बात तो हम नॉर्मल केस में जब यूज करते हैं ना, जब फिजिक्स पढ़ते हैं उसके अंदर ये सारा कॉन्सेप्ट फिजिक्स में पढ़ा हुआ होता है, वहाँ हम यूज करते थे AC, है ना, सॉरी वहाँ यूज क्या करते थे हम, DC, डायरेक्ट करंट, बैटरी से ना। अब दिक्कत ये है, अगर मैं यहाँ DC यूज करूँ तो ये जा करके इस विलियन को अपघटित कर देता है। क्या कह रहा हूँ, DC यूज करेंगे तो DC सप्लाई जाएगी, तो सप्लाई तो दोनों में जाएगी, इस पे भी जाएगी, इसको जा करके ये अपघटित कर देता है। तो इसका अपघटन रोकने के लिए हम DC यूज नहीं करते, हम यूज करते हैं यहाँ AC सप्लाई। बात समझ में आ गई। एक पॉइंट तो ये समझ में आया, DC यूज नहीं करनी है, AC यूज करनी है, उसमें जो चेंज है। दूसरी बात, इसका वेरिएबल यूज करते हैं, ये जो रेजिस्टेंस है वो कैसा है, वेरिएबल रेजिस्टेंस। अब क्या होता है बेटा, देखो सप्लाई स्टार्ट हुई, इधर ध्यान दीजिएगा, सप्लाई स्टार्ट हुई, सप्लाई जाएगी इसमें, ठीक है। अभी इसका विक्षेप 0 थोड़ी आता है स्टार्टिंग में। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस तो पता ही नहीं है, ठीक है, इसके हिसाब से इसको सेट करते हैं, इसकी वैल्यू को कम ज़्यादा करेंगे, कम ज़्यादा करेंगे, और उस कंडीशन पे ले आएंगे जब इसकी सुई पे शून्य विक्षेप हो जाए, है ना, 0 डिफ्लेक्शन दिखा देगा ना, जैसे गैल्वेनोमीटर। समझ गए अब हम कि इनका जो रेशियो है वो समान आना चाहिए। और हम ऐसा पढ़ते थे उसमें, R1 इसके डिवाइड में चाहे R2 लिखो चाहे R3 लिखो, आप चाहे इनको डिवाइड में लिख दो, चाहे ऐसे लिख दो, चाहे ऐसे लिखो, एक ही बात है। R1 अपॉन में R3 लिख दूँ, इक्वल में इधर क्या हो जाए बेटा, R2 अपॉन में R4। समझ में आई बात। ये कब इसका रेजिस्टेंस को चेंज किया हमने, चेंज कर करके वो वैल्यू लेके आए जिसमें 0 डिफ्लेक्शन आ गया। जब 0 डिफ्लेक्शन आ गया यानी शून्य विक्षेप आ गया ना, उस केस में ये रेशो बराबर होता है। और हमको वैल्यू किसकी निकालनी है, R2 की, है ना। R2 का मान हम यहाँ से आराम से निकाल सकते हैं, R1 अपॉन R3 इंटू R4, ये निकली R2 की वैल्यू, सही है। अब बात आती है कि बेटा हमको तो वैल्यू जो निकालनी थी वो R की थोड़ी निकालनी थी, किसकी निकालनी थी, K की वैल्यू निकालनी है। तो R की वैल्यू जरूरत पड़ेगी इसलिए निकाली हमने, ये निकाल ली R2 की वैल्यू, इसकी जरूरत पड़ेगी इसलिए निकाल ली। अब हम क्या कर रहे हैं, L और A को कॉन्सेप्ट खत्म करने के लिए, L होती है डिस्टेंस, दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी, वो ले लेते हैं हम बेटा 1 सेंटीमीटर, खत्म, L खत्म। L का मान कितना हो गया, 1 सेंटीमीटर। और ये होता है एरिया, इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, उसको ले लेते हैं हम 1 सेंटीमीटर स्क्वायर,
ये लीजिए वो एक एक खत्म। जब L की वैल्यू 1 सेंटीमीटर है, A की वैल्यू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो हमको समझ में आ गया K की वैल्यू क्या होगी बेटा 1/r, है कि नहीं। L और A तो हो गया फिर, ठीक। मतलब जो R का मान यहाँ से निकला उसका व्युत्क्रम कर देंगे, K का मान निकल के आ जाएगा। R का मान तो यहाँ से निकाल ही लेंगे और फिर उससे K का मान निकाल लेंगे। उम्मीद है सेटअप सारा समझ में आ गया होगा, सही है ना, ठीक है। हाँ तो लिखो, हेडिंग तो डाल ही लिया आपने, लिखिए आयनिक विलयन का आयनिक विलयन की कर लेना ना, आयनिक विलयन की चालकता ज्ञात करने के लिए उस विलयन का प्रतिरोध व्हीटस्टोन सेतु से ज्ञात किया जाता है। व्हीटस्टोन सेतु से ज्ञात किया जाता है। ठीक है यहाँ तक। तो इतनी बात समझ में आ गई। इसके लिए किस चीज का प्रयोग करेंगे, व्हीटस्टोन से, है ना। प्रतिरोध ज्ञात क्यों कर रहे हैं, वो यहाँ से समझ में आएगा कि प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या निकल के आ जाएगी, चालकता आ जाएगी, और चालकता है तो ज्ञात करनी थी हमको। ठीक है, तो आप यहाँ से लिखना स्टार्ट करो। हम जानते हैं कि वी नो डैट, और उसके बाद यहाँ तक लिख दो, लास्ट यहाँ तक लिख देना, K बराबर 1/r तक, है ना। यहाँ तक हो गया बेटा। अतः प्रतिरोध का व्युत्क्रम करने पर चालकता प्राप्त हो जाती है। प्रतिरोध का व्युत्क्रम करने पर चालकता प्राप्त हो जाती है। हो गया, ठीक है। अभी तक तो केवल ये कि हम ज्ञात कैसे करेंगे, अब उसका प्रोसेस जानते हैं ना। ठीक है, तो लाइन चेंज करके लिखना, जिस आयनिक विलयन की चालकता ज्ञात करनी है उसे चालकता सेल के रूप में प्रयोग करते हैं। उसे चालकता सेल के रूप में प्रयोग करते हैं। उसे चालकता सेल के रूप में प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब सुनो बेटा, इसको कहेंगे हम पूरे को चालकता सेल, है ना, चालकता सेल। इसका पूरा और समझो तो इसको ना कंप्लीट को हम पैक कर देते हैं बेटा, जिसका टेम्परेचर फिक्स रखते हैं 25 डिग्री सेल्सियस। एक थर्मोस्टेट टाइप में लगा हुआ रहता है ना, जो टेम्परेचर को कम ज़्यादा नहीं होने देता, फिक्स टेम्परेचर रखते हैं ना। तो चाहो तो डबल लेयर बना देना आप, वो आपकी इच्छा है ना। ठीक है, और इसके दोनों वायरों को हम इस तरीके से निकाल लेंगे, जिसको यहाँ जाके कनेक्ट करेंगे। इसको क्या करें हम, चालकता सेल, है ना। तो फटाफट इसको बना लो, चालकता सेल लिखना।
केवल उसी को बनाना है अभी, चालकता सेल को, है ना। एल और ए दोनों इसमें लिख दिया गया है बेटा, है ना। एल दोनों इलेक्ट्रोड के बीच की लंबाई है, दूरी, जिसको 1 सेंटीमीटर लिया है, और ए उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है इलेक्ट्रोड का। हो गया, बस थोड़ा रफली जल्दी बना लो ना। जिस विलयन की चालकता निकालनी है उसको इसमें भर दिया है, दोनों इलेक्ट्रोड लगा दिए। नॉर्मली इलेक्ट्रोड जो होंगे वो प्लेटिनम के यूज कर दिए जाते हैं ना। दोनों वायरों को इस तरीके से निकाल के और यहाँ जोड़ देंगे। मतलब अब समझो बेटा, ये जो रहेगा ना इसको क्या बोलेंगे, R2 है ना। R2 अपने आप में क्या है, चालकता सेल ही तो है कि नहीं। R2 क्या बेटा, चालकता सेल, जिसके लिए ज्ञात करना था उसी को जोड़ दिया हमने सीधा सीधा। ये दोनों वायर से समझ जाना, दोनों उधर जाके जुड़ रहे होंगे, है ना। अब क्या पूरा इसकी जगह ऐसे तो घुमा के तो बना नहीं सकते, और ऐसे उठा के भी नहीं बना, वो अलग से बना दो, उसको अलग से बना लो। समझ गए होंगे ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना तक, ठीक है। इसका सेटअप लिखो, चालकता सेल, है ना। लिखो चालकता सेल की संरचना, चालकता सेल की संरचना। लिखिए, चालकता सेल में दो प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड होते हैं, दो प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड होते हैं, दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर, दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर तथा इलेक्ट्रोड का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। इलेक्ट्रोड का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। सही है यहाँ तक की बात, कुछ भी नहीं एक्स्ट्रा नहीं बताया बेटा। दोनों प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड है, दोनों के बीच की डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर है, एरिया कितना है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों इलेक्ट्रोडों को दोनों इलेक्ट्रोडों को आयनिक विलयन में डुबोकर रखा जाता है। आयनिक विलयन में डुबोकर रखा जाता है। थर्मोस्टेट को हिंदी में क्या बोलते बेटा, थर्मोस्टेट को, जिससे टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है ना। थर्मोस्टेट नाम तो सुना होगा ना, इससे टेम्परेचर मतलब क्या है, सेम रहता है उसे ना। ये क्या थर्मोस्टेट बोलते हैं इसको, हाँ जो भी कहते हैं बेटा ना, मेरे को भी हिंदी याद नहीं आ रही उसकी, है ना। थर्मोस्टेट का मतलब तो समझ गए ना आप, मतलब ये है बेटा, ये जो आवरण है ना बाहर का, इसको थर्मोस्टेट कहते हैं। थर्मोस्टेट क्यों कहते हैं, क्योंकि ये टेम्परेचर को कांस्टेंट रखता है। 25 डिग्री बोल दिया तो 25 ही रखेगा अंदर का, उसी पे काम चल रहा है सारा ना। मतलब जैसे नॉर्मली अपने वो नहीं आते क्या, वो क्या बोलते हैं उसको, थर्मस टाइप में, है ना। जिससे टेम्परेचर मतलब जैसा गर्म है तो गर्म रहता है, ठंडा ठंडा, कुछ उसी टाइप में ही है। 25 पे इसको पैक किया जाता है, 25 ही रखता है ना। तो अब इसको हिंदी में मेरे समझ में नहीं आ रहा ना शायद, ठीक है। अभी तो मैं तापरोधी बोल देता हूँ, जिसमें ताप चेंज नहीं होता, है ना। बाकी आप देख लेना एक बार, थर्मोस्टेट का हिंदी एग्जैक्ट मीन मेरे को नहीं पता थोड़ा, है ना, ठीक है। तो लिखो बेटा इसमें
पूरा विलयन तापरोधी आवरण में होता है जिसका ताप 25 डिग्री सेल्सियस रहता है। पूरा विलयन तापरोधी आवरण में रहता है जिसका ताप 25 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है भाई। अब लाइन चेंज करके लिखो, या फिर हेडिंग डालो क्रियाविधि। कैसे काम करता है ना क्रियाविधि इसकी। लिखो इसमें चालकता सेल को व्हीटस्टोन सेतु के R2 प्रतिरोध के स्थान पर संयोजित करते हैं। व्हीटस्टोन सेतु के R2 प्रतिरोध है ना, अरे R1 R2 R3 R4 है ना, R2 प्रतिरोध के स्थान पर संयोजित करते हैं। लिख लिए R1 प्रतिरोध परिवर्तित प्रतिरोध होता है। R1 प्रतिरोध परिवर्तित प्रतिरोध मतलब चेंज कर सकते हैं अपने को, नहीं ना, वेरिएबल रेजिस्टेंस है ना। जबकि R3 तथा R4 फिक्स को क्या बोलेंगे, ये फिक्स रेजिस्टेंस है ना, नियत प्रतिरोध होते हैं। R3 तथा R4 नियत प्रतिरोध होते हैं। व्हीटस्टोन में अल्टरनेट करंट को प्रत्यावर्ती धारा बोलते हैं ना, है ना। प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित की जाती है। प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित की जाती है क्योंकि दिष्ट धारा विद्युत अपघट्य को अपघटित कर देती है। दिष्ट धारा विद्युत अपघट्य को अपघटित कर देती है। समझ गए होंगे ना, ये मैं बता चुका हूं ऑलरेडी, है ना। फटाफट ये डायग्राम बनाओ, व्हीटस्टोन वाला ना, केवल डायग्राम बनाना, ऊपर वाला बाद में लिखूंगा अभी। हो गया।
बना लिया ना, ठीक है। अब इसमें लिखो R1 प्रतिरोध का मान परिवर्तित करके R1 प्रतिरोध का मान परिवर्तित करके गैल्वेनोमीटर में शून्य विक्षेप लाते हैं। गैल्वेनोमीटर में शून्य विक्षेप लाते हैं। ठीक है, शून्य विक्षेप आएगा तभी ये बराबर होता है। इनका रेशो बराबर कब होगा? जब इसमें डिफ्लेक्शन जीरो हो, है ना। अगर इसमें कोई भी डिफ्लेक्शन हो रहा है तो हम इसका रेशो बराबर नहीं कर सकते, इसलिए हमने इसको चेंजेबल लिया है। तो वेरिएबल क्यों लिया है? ताकि हम अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सके। इसका फिक्स ही नहीं है ना, इसलिए इसका फिक्स होता तो उसी रेशो में हो जाता वो तो काम, समझ गए ना। ठीक है, इसलिए हमने इसको इस तरीके से लिया ताकि चेंज करते रहेंगे और जिस कंडीशन पे जीरो हो जाए बस खत्म बात, वहीं सेट कर देंगे उसको, फिर वहीं रोक देंगे। ठीक है, तो अब ये दोनों लिख दो यहाँ तक। पहले ये लिख देना, ये जीरो डिफ्लेक्शन का केस में, और R2 की वैल्यू निकाल लेंगे। हो गए? ठीक है, तो ये बात हो गई। अभी तक का सारा सिस्टम ये समझ में आया होगा ना। अब बेटा अब हम चलते हैं एग्जैक्टली सेल के ऊपर। अभी तक हमने उसका एक पूरा प्रॉपर प्रोसेस देखा था, है ना। ठीक है, तो आप देखोगे जो सेल्स पढ़ेंगे ना, सेल या बैटरी की बात करेंगे, वो हम एग्जाम्पल जो पढ़ेंगे वो तो बाद में पढ़ेंगे। पहले उनको देखेंगे कि किस टाइप के होते हैं और कौन कौन से होते हैं। मुख्य रूप से दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है बेटा विद्युत रासायनिक सेल, और होता है विद्युत अपघटनी सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और दूसरा होता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल, है ना। इलेक्ट्रोकेमिकल में रासायनिक आ रहा है बेटा, विद्युत अपघटनी या इलेक्ट्रोलिटिक आ रहा है ना। एक तो विद्युत रासायनिक सेल होता है, एक विद्युत अपघटनी सेल होता है। कुछ इनका डिफरेंस टाइप में हम इनको एक साथ पढ़ लेंगे, फिर बाकी इसके एक एक एग्जाम्पल है अच्छे से मैकेनिज्म टाइप में, वो पूरा डिटेल से बाद में देखेंगे। ठीक है, ठीक है, तो हेडिंग डालो विद्युत रासायनिक सेल तथा विद्युत अपघटनी सेल। विद्युत रासायनिक सेल तथा विद्युत अपघटनी सेल। समझ गए? दोनों को ऐसे ही बना लो अलग अलग पोर्शन में ना। अच्छा बेटा, इसी को हम बोलते हैं ना गैल्वेनिक सेल। इसमें जो मेन आएगा ना पार्ट, वो कौन सा आएगा? गैल्वेनिक। तो इसकी जगह आप गैल्वेनिक भी लिख सकते हो ना, मतलब गैल्वेनिक ही लिखना है आपको ना। ठीक है, वर्ड जो चलेगा ना बेटा वो मेनली कौन सा चलेगा? गैल्वेनिक ही करेंगे ना। ठीक है, एग्जाम में जो पूछे वो इसी के अकॉर्डिंग आएगा। ठीक है, देखो क्या विद्युत रासायनिक सेल में तो फिर ये भी सेल उसी का पार्ट हो जाता है ना। ठीक है, बाकी गैल्वेनिक और विद्युत अपघटनी, तो आप इसको कट कर लेना, यहाँ से गैल्वेनिक ही रहने देना इसमें, है ना। इसकी जगह कौन सा रहने दोगे? गैल्वेनिक ही। अब सुनो ध्यान से, देखो एक गैल्वेनिक है और एक है विद्युत अपघटनी। अब क्या करें बेटा, एक तो इसमें समझना ध्यान से,
देखो होता क्या है ना, किसी भी सेल में विद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा का रूपांतरण होता है। एक होती है इलेक्ट्रिक करंट है ना, विद्युत ऊर्जा, और दूसरी होती है बेटा रासायनिक ऊर्जा। ये एक दूसरे में कन्वर्ट होते हैं। तो जो गैल्वेनिक सेल हम पढ़ेंगे ना अभी बाद में, अभी पूरे डिटेल से पढ़ेंगे, अभी केवल मैं मोटा मोटा बता रहा हूँ, है ना। गैल्वेनिक सेल जो होता है ना, इसमें विद्युत ऊर्जा कन्वर्ट होती है बेटा रासायनिक ऊर्जा में। गैल्वेनिक में क्या होता है, विद्युत ऊर्जा किस में कन्वर्ट होती है, रासायनिक में। ठीक है, मतलब मैं ऐसा कह सकता हूँ विद्युत ऊर्जा हमको देनी पड़ेगी और कोई रासायनिक अभिक्रिया उसमें होगी। ऐसे कुछ समझ में आया। जबकि अपघटनी सेल में उल्टा होता है, इसमें क्या हो रहा है, कोई रासायनिक अभिक्रिया होगी और उस रासायनिक अभिक्रिया से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होगी। उस रासायनिक अभिक्रिया से क्या उत्पन्न होगी, विद्युत ऊर्जा। उम्मीद है बात समझ में आई होगी, है ना। तो इसमें लिखते रहो बेटा, फर्स्ट पॉइंट लिखो इसमें गैल्वेनिक वाले में, विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित होती है। विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित होती है। उल्टा लिख दिया बेटा इसमें, है ना। ठीक है, मेरा भी दिमाग खराब है और मेरा ही खराब है ना। ठीक, एग्जैक्टली गैल्वेनिक सेल जो होता है ना, इसमें क्या होता है, अभी रिएक्शन देखेंगे जब उसमें समझ में आएगा। एक इलेक्ट्रोड इस तरीके से लेते हैं, दूसरा इलेक्ट्रोड इस तरीके से लेते हैं। एक जिंक वाला लेते हैं, एनोड बनाते हैं, एक कॉपर वाला लेते हैं, इसको एनोड बनाते हैं। ठीक है, इसके अंदर अभिक्रिया होती है, तब जाके विद्युत धारा उत्पन्न होती है। कहने का मतलब समझ गए होंगे, मतलब उल्टा लिख दिया आपने ना। अब इसको करेक्ट करो, या तो लाइन कट करनी पड़ेगी आपको ना। ठीक है, तो इसमें तो लिखो बेटा रासायनिक ऊर्जा किस में कन्वर्ट होगी, और आपने जो लिखा है वो उल्टा लिखा है अभी, है ना। इसको सही करो, है ना, मिस्टेक हो गई भाई इस पॉइंट में। करो सही करो, जल्दी करो। अब कैसे कर लो तुम, जैसे तुमको ठीक लगे, लाइन कट करो या तो फिर अब इसको चेंज कर लो जैसे भी, है ना। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करेंगे तो वो कौन सा होगा बेटा, गैल्वेनिक। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करेंगे वो कौन सा होगा, गैल्वेनिक। हो गया क्या। तो उसको अपोजिट वाला उधर लिख लो बेटा अपने आप, है ना। कौन सा हो जाएगा उधर, है ना, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करेंगे ना। लिख दिया, इधर उसको उल्टा लिख लेना ना, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ध्यान रखना बेटा, वो गलत हो गया था पॉइंट, है ना, उसको सही कर लेना आप। ठीक है, क्या करें, गैल्वेनिक सेल का काम क्या है, रासायनिक को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करने का ना, और विद्युत अपघटनी सेल का काम क्या है, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक में। एक दूसरे के अपोजिट है ना। सेकंड पॉइंट सुनो भाई, एक प्रक्रम होता है बेटा, एक तो स्वतः प्रक्रम होता है, एक अस्वतः प्रक्रम होता है, स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस। स्वतः प्रक्रम और अस्वतः प्रक्रम, देखो क्या होते हैं पहले सुनना है ना। इसको स्पॉन्टेनियस बोलते हैं, इसको नॉन स्पॉन्टेनियस बोलते हैं। जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है ना, जो स्वतः प्रक्रम होता है, इसका मतलब है इसमें बाहरी किसी ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है, ये प्रक्रम अपने आप ही करता है।
समझ रहे हो? बाहर से कोई एनर्जी इसको देने की जरूरत नहीं है, प्रक्रम अपने आप होता है गैल्वेनिक में। इसलिए गैल्वेनिक वाला प्रक्रम होता है स्वतः। स्वतः से समझ में आ रहा होगा, खुद भी खुद, है ना, किसी की कोई जरूरत नहीं है, अपने आप खुद ही चालू हो जाता है गैल्वेनिक, है ना, ठीक है। इसे कहते हैं हम स्वतः प्रक्रम, ठीक है। और दूसरा होता है अस्वतः प्रक्रम, यानी कि इसमें कोई काम कराने के लिए, वर्क कराने के लिए, स्टार्ट करने के लिए कोई बाहर से ऊर्जा की आवश्यकता होगी, वो प्रक्रम होता है अस्वतः प्रक्रम। तो ध्यान रखना, गैल्वेनिक सेल जो होता है ये स्वतः प्रक्रम होता है इसमें, और विद्युत अपघटनी सेल में कैसा होता है, अस्वतः प्रक्रम। समझ में आई बात? इसमें बेटा एक गिब्ज मुक्त ऊर्जा आपने सुनी होगी, 11वीं क्लास में पढ़ा होगा, डेल्टा जी लिखते थे उसको, गिब्ज फ्री एनर्जी, गिब्ज मुक्त ऊर्जा, है ना। किसी भी काम को करने के लिए जो यूजफुल वर्क होता है ना, उपयोगी कार्य, उसका जो उपयोगी कार्य होता है उसी को गिब्ज मुक्त ऊर्जा के रूप में परिभाषित करते हैं। उसका ऋणात्मक मान होता है, मैं आगे बताऊंगा इसको, ठीक है। अभी के लिए इतना देखना कि गिब्ज मुक्त ऊर्जा कुछ होती है ना, वो ऊर्जा कौन सी होती है, जो किसी उपयोगी कार्य को काम करने के काम में आती है। काम बहुत सारे होते हैं, पर उपयोगी काम कौन सा है उसमें से उसको सेलेक्ट कर लो, उसकी जो एनर्जी होगी उसको गिब्ज मुक्त ऊर्जा कह रहे हैं, ठीक है। तो इसके अंदर गिब्ज मुक्त ऊर्जा जो होती है ना, अब ऐसे समझो, खुद ये काम खुद ब खुद कर रहा है ना, इसकी एनर्जी स्टार्टिंग में कुछ भी रही होगी, काम खुद कर रहा है तो एनर्जी कम होगी कि ज़्यादा होगी? हाँ, अरे तुम घर से खा पी के आए हो, मैं कह रहा हूँ तुमसे अब काम करते रहो, तुम काम कर रहा हूँ तुमसे खूब काम, अब तुम काम कर रहे हो तो एनर्जी बढ़ेगी कि घटेगी? घटेगी, जाहिर सी बात है। अरे जब काम करोगे तो घटेगी एनर्जी, तो खुद ही काम कर रहा है तो एनर्जी कम होती है, इसलिए डेल्टा जी का मान होता है ना, वो कम होता है, मतलब नेगेटिव रहता है, ऋणात्मक। और ये वैसे भी ध्यान रखना, स्वतः प्रक्रम में हमेशा गिब्ज मुक्त ऊर्जा का मान जो होता है वो ऋणात्मक होता है, ठीक है। तो अस्वतः में समझ ही गए होंगे, फिर कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। तो एक तो ये बात समझ में आ गई, ये है, इसमें लिखो, गैल्वेनिक में लिखो, इसमें स्वतः प्रक्रम होता है और इसमें लिख देना अस्वतः प्रक्रम होता है, और उसके साथ में लिख देना डेल्टा जी ऋणात्मक होता है, उसमें डेल्टा जी धनात्मक होता है। डेल्टा जी क्या होता है उसका नाम भी लिख लेना, नहीं पता तो, गिब्ज मुक्त ऊर्जा। हो गया बेटा? तो एक तो हो गया स्वतः प्रक्रम गैल्वेनिक वाला, और वो कैसा हो गया, अस्वतः। स्वतः प्रक्रम जब भी होगा डेल्टा जी का मान क्या होता है, नेगेटिव, और अस्वतः होता है तो डेल्टा जी का मान पॉजिटिव, ठीक है। अब तीसरी बात सुनो बेटा, देखो जब भी हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे ना, सेल के बारे में, एक होता है एनोड और एक होता है कैथोड। क्या कहना बेटा, एक तो होता है एनोड और एक होता है बेटा कैथोड, ठीक है। जो एनोड होता है ना, देखो एक वर्ड आपने सुना हो, लोन, कभी पढ़ा हो कहीं, LOAN, ठीक है। ये वर्ड इस चीज को बताता है, एल का मतलब होता है लेफ्ट साइड, एल का मतलब तो हो गया लेफ्ट साइड, ओ का मतलब होता है ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण। लेफ्ट साइड क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा हमेशा, लेफ्ट साइड क्या होगा, ऑक्सीकरण, लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन होता है, और ऑक्सीडेशन हो रहा है उसको हम बोलते हैं एनोड। जिस पर ऑक्सीडेशन होता है उसको क्या कहते हैं हम, एनोड। ध्यान से सुनना, इसमें बहुत सारी चीजें समझ में आती है, नहीं कंफ्यूजन में रहते हैं ना। हमेशा लेफ्ट साइड क्या करना है बेटा, ऑक्सीडेशन करना है, लेफ्ट साइड क्या करना है, ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण, और ऑक्सीकरण किस पर होगा, एनोड पर होगा, एनोड पर क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा, ठीक है। और ये है नेगेटिव, ठीक है। पर ये नेगेटिव वाली बात सभी जगह सत्य नहीं होती है ना, इन दोनों सेलों में अपोजिट आते हैं ये, लेकिन ये तीन बातें जो लिख रही है ना स्टार्टिंग की, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये कभी गलत नहीं होगा आपका। मतलब लेफ्ट साइड जो होगा उस पर हमेशा फिक्स है, ऑक्सीडेशन ही होगा, और ये परिभाषा सभी जगह लागू होगी, जिस पर ऑक्सीकरण होता है वही एनोड बनता है। एनोड हमेशा उसी का बनाते हैं जिस पर क्या होता है, ऑक्सीकरण। तो इस पर एनोड है तो इस पर भी ऑक्सीकरण होगा, इसका एनोड है तो इस पर भी ऑक्सीकरण होगा, तो ये तो अंतर हुआ नहीं भाई, हम तो अंतर टाइप में कर रहे हैं ना कुछ। तो एनोड पर हमेशा ऑक्सीकरण होता है, कैथोड पर हमेशा अपचयन होता है, ये बात फिक्स है। क्या कह रहा हूँ, एनोड पर हमेशा क्या होगा बेटा, एनोड है उस पर हमेशा ऑक्सीकरण होगा, और कैथोड पर हमेशा क्या होता है, अपचयन। अभी पढ़ेंगे इस चीज को बहुत अच्छे से, है ना।
ठीक है, अभी के लिए बस थोड़ा सा बता दिया याद है। लेकिन क्या होता है ना, गैल्वेनिक के अंदर एनोड है, ऑक्सीकरण ही होगा, पर ये होता है ऋणावेशित, और जो कैथोड होता है वो होता है धनावेशित। जबकि विद्युत अपघटनी सेल होता है ना, इसमें उल्टा होता है बेटा, एनोड होता है धनावेशित और कैथोड होता है ऋणावेशित। मतलब आपसे पहले अगर क्या पता आपने ऐसा रट रखा हो कि एनोड हमेशा पॉजिटिव होगा या हमेशा नेगेटिव होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, एनोड पर हमेशा ऑक्सीकरण होगा, ये सही है, ये कभी गलत नहीं होगा, है ना। चाहे आपके पास में अपघटनी सेल हो, चाहे गैल्वेनिक सेल हो, चाहे कुछ भी हो, एनोड बनेगा ही वही जिस पर ऑक्सीकरण होता है। जिस पर ऑक्सीकरण होता है उसी को क्या कहते हैं, एनोड। परिभाषा यही है एनोड की। कैथोड क्या होता है, जिस पर अपचयन होता है ना। ऑक्सीकरण और अपचयन के हिसाब से परिभाषा देते हैं। हाँ, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, वो चेंज हो सकता है। तो गैल्वेनिक की बात करूंगा तो एनोड नेगेटिव, कैथोड पॉजिटिव, और विद्युत अपघटनी सेल की बात करूंगा तो एनोड पॉजिटिव और कैथोड नेगेटिव। उम्मीद है बात समझ में आई होगी, है ना। तो इसमें लिख दो एनोड ऋणावेशित तथा कैथोड धनावेशित होता है, और इसमें उल्टा लिख देना। एनोड ऋणावेशित तथा कैथोड धनावेशित होता है, और वहां उल्टा लिख देना उसमें ना। हो गया, दोनों लिख लिए ना बेटा। ओके, तो यहाँ तक की चीज़ें ये क्लियर हुई, ताकि कभी आपसे मान लो एग्जाम्पल मतलब इस तरीके से पूछ ले डिफरेंस टाइप में, तो आप कर सको। बाकी अभी डिटेल से पढ़ेंगे जब तो याद होंगी चीज़ें, है ना। तब देखेंगे एक एक बार इसको रासायनिक विद्युत में कैसे कन्वर्ट हो रही है, इसमें प्रक्रम स्वतः है तो स्वतः कैसे है ना, एनोड नेगेटिव कैसे बन रहा है वो भी समझ में आएगी चीज़ें, पर वो सब बाद में ना। अभी केवल ओवरव्यू में हमने देख लिया। अब इससे जुड़ी हुई कुछ छोटी छोटी डेफिनेशन से इस सेल को तो हम कल ही डिस्कस करेंगे, है ना। अब वो छोटी छोटी कुछ परिभाषाएं तो लिखो, कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। वो इसलिए लिखवा रहा हूँ, क्या पता आपने 11th में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, उस आधार पर। नहीं भी पढ़ा होगा तो समझ में आ जाना चाहिए ना। कुछ महत्वपूर्ण परिभाषा, फटाफट लिखो बेटा। पहला लिखो स्वतः प्रक्रम, जल्दी से लिखो ना। स्वतः प्रक्रम ये बता दिया मैंने, लेकिन लिखवा देता हूँ, कभी कोई पूछे तो याद तो रहना चाहिए। स्वतः प्रक्रम लिखिए इसमें। ऐसा प्रक्रम जिसमें बिना बाहरी ऊर्जा के स्वतः ही होता है, बाहर की किसी ऊर्जा की रिक्वायरमेंट नहीं है, प्रक्रम स्वतः होगा। बिना किसी बाहरी ऊर्जा के प्रक्रम स्वतः ही होता है। बस मैं पूरी एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं लिखवा रहा, पर वर्डों का मीन्स पता होना चाहिए आपको। दूसरा लिखो अस्वतः प्रक्रम, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ऐसा प्रक्रम जिसको होने के लिए बाहर से ऊर्जा दी जाती है, बाहर से ऊर्जा दी जाती है। अब आपको क्या पता बेटा, मुझे ध्यान नहीं है कि ऑक्सीकरण अपचयन आता है कि नहीं आता, लेकिन लिख लेते हैं, है ना। ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन, लिखो ऑक्सीकरण, तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट लिखो ऑक्सीडेशन, है ना, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण क्या होता है बेटा, जिसमें इलेक्ट्रॉन त्यागा जाता है। सुन लेना ध्यान से, अब पूरी डेफिनेशन नहीं लिखूंगा, इतना ही लिखूंगा। इलेक्ट्रॉन का त्यागना, इलेक्ट्रॉन जब भी त्यागेगा बेटा तो उसमें क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। इसी को एक तरीके से और बोल सकते हैं, ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि।
इसी को क्या कह सकते हैं, और ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि, ऑक्सीडेशन नंबर उसमें क्या होता है, बढ़ जाता है। +1 था, +1 से +2 हो गया, समझ गए ऑक्सीकरण है। जब भी बढ़ेगा ऑक्सीकरण, घटेगा तो अपचयन। तो अपचयन में उल्टा लिख दो, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना या फिर ऑक्सीडेशन नंबर में कमी, ऑक्सीकरण अंक में कमी। लिख लिए क्या? नेक्स्ट लिखो, रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है बेटा? जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन एक साथ होता है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन एक साथ होता है, बस इतना ही लिख दो। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन एक साथ होता है, ऑक्सीकरण तथा अपचयन एक साथ होता है। इसके बाद बेटा दो टर्म्स और आती है। एक तो आती है बेटा डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन, सीधे ही प्रत्यक्ष बोल देते हैं उसका ना, डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन, और दूसरी आती है इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन। सुनना ध्यान से, इसमें क्या होता है, देखो जब रेडॉक्स रिएक्शन का मतलब तो वही है, ऑक्सीकरण भी होगा और अपचयन भी होगा, लेकिन प्रत्यक्ष का मतलब है बेटा वो एक ही कंटेनर होगा, एक ही पात्र, उसी पात्र में अपचयन हो रहा है, उसी के अंदर ऑक्सीकरण हो रहा है। लेकिन अप्रत्यक्ष में क्या होगा, दो अलग अलग कंटेनर होंगे, दो अलग अलग पात्र होंगे, एक में ऑक्सीकरण हो रहा होगा और एक में अपचयन हो रहा होगा। समझ गए आगे? तो ऑक्सीकरण अपचयन एक ही पात्र में, इसमें तो ये लिखो, और ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों अलग अलग पात्रों में, इस तरीके से लिख लो। प्रत्यक्ष में तो एक ही पात्र में होगा ना, ऑक्सीकरण तथा अपचयन एक ही पात्र में, ये प्रत्यक्ष में लिख लो, और अप्रत्यक्ष वाले में लिख दोगे अलग अलग पात्रों में। हो गया क्या? अप्रत्यक्ष में ऑक्सीकरण और अपचयन अलग अलग पात्र में होता है भैया ना। अब एक छोटी सी बात और सुन लो, इसको लिख लेना फिर आप आराम से, है ना। देखो बेटा, एक होता है एनोड और एक कैथोड, जो अभी बताया था ना वही चीज है। एनोड क्या होता है, किसका बना होता है, जिस पर क्या होता है, ऑक्सीकरण, है ना। तो इसमें लिखेंगे हम जहां ऑक्सीकरण होता है, जहां क्या होता है बेटा, ऑक्सीकरण, जहां ऑक्सीकरण होगा वो हमेशा क्या बनेगा, एनोड, और जहां अपचयन होता है उसको क्या बोलेंगे, कैथोड। यही है ऑक्सीकरण और एनोड और कैथोड की परिभाषा है ना। जहां ऑक्सीकरण होता है वो तो एनोड है, जहां अपचयन होता है वो क्या है, कैथोड है। बस ये दोनों टर्म्स हो लिख लो, फ्री। कल से स्टार्ट करेंगे ताकि ये टर्म्स में जब भी बोलूं तो आपको समझ में आ जाए इनका मतलब क्या हो रहा है, ठीक है। ओके, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।